26 नवंबर 2008 की रात कभी न रुकने वाली मुंबई सिटी हमेशा की तरह तेज रफ्तार से चल रही थी। रात का समय था, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने कामों से फ्री हो गए थे और रेस्टोरेंट्स बार्स में एंजॉय कर रहे थे कि तभी मुंबई के कोलाबा की फिशिंग कॉलोनी में रहने वाले भारत तमोरे नाम के एक व्यक्ति ने 10 जवान लड़कों को समंदर के किनारे एक बोट से उतरते हुए देखा। ये 10 लड़के कोई और नहीं बल्कि ये वो आतंकवादी थे जो पाकिस्तान से भारत के मुंबई शहर में खून और मौत का कहर मचाने के लिए आए थे, जिसकी घटना इतिहास में 26/11 के नाम से जानी जाने वाली थी। सबसे पहले ये 10 लड़के पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक लार्ज पाकिस्तानी वेसल में बैठकर भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होते हैं और समुद्री सीमा में दाखिल होते ही उन्हें MV कुबेर नाम की भारत की एक फिशिंग बोट अपने सामने दिखाई देती है। तब वो अपनी बोट खराब होने का बहाना करके MV कुबेर पर सवार लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उस फिशिंग बोट यानी कि MV कुबेर को कैप्टन अमीन सोलंकी चला रहे थे, जिनके साथ उनके और भी साथी थे। पर जैसे ही उन्होंने उन टेररिस्ट की मदद करते हुए उन्हें अपनी बोट पर चढ़ाया, उन आतंकियों ने अमीन सोलंकी के सभी साथियों को एक एक करके गोलियों से मार डाला। हालांकि उन्होंने अमीन सोलंकी को जिंदा रखा और उनसे बोट को मुंबई की तरफ ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद अमीन सोलंकी उन्हें मुंबई कोस्ट की तरफ ले तो गए, पर जैसे ही कोस्ट करीब दिखने लगा तब उन आतंकियों ने अमीन को भी गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और वो आतंकी खुद बोट चलाकर मुंबई तक आ पहुंचे। दोस्तों, वैसे तो उन 10 आतंकियों का ड्रेसअप बिल्कुल नॉर्मल लड़कों की तरह ही था, पर तब भी भारत तमोरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज और बैकपैक्स को देखकर उन पर तुरंत ही शक हो गया। उन्होंने उनको रोककर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद उनमें से एक टेररिस्ट ने सीधा जवाब दिया, हम स्टूडेंट्स हैं। हालांकि भारत को अभी भी तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने फिर से वही सवाल किया। तब उनमें से एक आतंकी ने गुस्से के साथ भारत से कहा, अपने काम से काम रखो। ये सुनने के बाद भारत तमोरे उस जगह से वापस लौट गए और उन्होंने इस सस्पिशियस मूवमेंट की बात आसपास के लोगों और पुलिस को भी बताई, जिसको लोकल पुलिस और कोस्टल सिक्योरिटी दोनों ने सीरियसली लिया ही नहीं। हालांकि सबने उस वक्त सोचा कि शायद ये कोई स्मगलिंग या इलीगल फिशिंग का मामला होगा, क्योंकि तब टेरर अटैक जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था, वरना अगर इस एंगल से पुलिस सोचती तो ये बड़ा हमला शुरू में ही रोका जा सकता था। कोस्टल इलाके से बाहर निकलने के बाद जल्द ही इन 10 आतंकियों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हुए और पहले से तय की गई अपनी लोकेशंस पर पहुंच गए। सबसे पहले और सबसे खौफनाक अटैक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां अजमल कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 13 के बीच इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और लगभग 58 लोगों की जान ले ली। वो तो अच्छा ये हुआ कि रेलवे के एक कर्मचारी ने माइक से अनाउंसमेंट करके लोगों को इस घटना की जानकारी देते हुए उन्हें जल्द से जल्द स्टेशन से निकलने को बोल दिया, वरना और भी सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती थी। दोस्तों, ये तो हुई रेलवे स्टेशन की घटना और ठीक इसी समय कोलाबा के मशहूर लेपोल्ड कैफे में शोहेब और अबू उमेर नाम के 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर डाली, जिसमें 10 से 11 लोग मारे गए। सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा था और टेररिस्ट ने लियोपोल्ड कैफे को इसलिए टारगेट किया था क्योंकि ये मुंबई का मशहूर कैफे था, जहां लोकल्स के साथ साथ काफी ज्यादा फॉरेनर्स भी आते थे। ऐसे में इस हमले की गूंज ग्लोबली करने के इरादे से आतंकवादियों ने इस कैफे को भी अपना निशाना बनाया। अब लियोपोल्ड कैफे से निकलकर यही ग्रुप और उनके साथी आगे चलकर ताजमहल पैलेस होटल में घुस गए, जहां टेररिस्ट अब्दुल रहमान बाबा और अबू अली ने लॉबी, कॉरिडोर और रेस्टोरेंट्स में हैवी फायरिंग की और ग्रेनेड्स ब्लास्ट किए, जिससे होटल में लगभग 31 लोगों की मौत हो गई। यह हमला इतना खूंखार था कि इन टेररिस्टों ने ना तो औरतों पर रहम किया और ना ही बच्चों पर। और फिर ताज होटल के पैरेलल ही एक दूसरा ग्रुप ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में घुस गए, जहां इन्होंने रूम्स और लॉबी में हॉस्टेजेस बनाए और फिर फायरिंग की, जिसमें करीबन 30 से 35 लोगों की जान गई। एक साथ अलग अलग जगहों पर हुए इन आतंकी हमलों की वजह से पूरा मुंबई शहर थम सा गया और पुलिस एक के बाद एक लोकेशंस पर आतंकियों से निपटने की तैयारी करने लगी। इधर कोलाबा का जूइश सेंटर नरीमन हाउस भी टारगेट हुआ, जहां 2 टेररिस्ट ने फॉरेन नेशंस को हॉस्टेज बनाया और कुछ को तो मौत के घाट उतार दिया। अब नरीमन हाउस को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि यहाँ पर खास तौर पर जूइश लोग आया करते थे और ऐसे में अगर जूइश लोगों को हॉस्टेज बनाया जाता तब न सिर्फ इजराइल के जरिए भारत पर आतंकियों की बात मानने का दबाव बनाया जा सकता था, बल्कि भारत और इजराइल के रिश्ते भी खराब किए जा सकते थे। पाकिस्तान और उनके आतंकी ग्रुप भारत और इजराइल की दोस्ती से इसलिए भड़के हुए थे क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की बहुत ही ज्यादा मदद की थी
और ऐसे में नरीमन हाउस में जूइश लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी आतंकवादी एक तीर से दो निशाना लगाना चाहते थे। सीएसटी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद कसाब और इस्माइल ने रास्ते में कामा हॉस्पिटल के पास पुलिस और सिविलियंस पर भी फायरिंग की, जिसमें कई पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, जबकि सिटी के अलग अलग पॉइंट्स पर टेररिस्ट ने टैक्सी ब्लास्ट भी किए, जिसमें आम नागरिक भी मारे गए। ये टैक्सी ब्लास्ट यूं ही नहीं हो रहे थे, बल्कि आतंकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस भी टैक्सी का इस्तेमाल करते थे वो उनमें बॉम्ब लगा देते थे, जिसके बाद वो टैक्सी ब्लास्ट हो जाती थी। इतना सारा कत्लेआम मचाने के बाद अजमल कसाब और उसका साथी इस्माइल खान पहले तो पुलिस की एक गाड़ी पर ओपन फायर करते हैं और फिर उसी गाड़ी से आगे निकल जाते हैं, जिसके पिछले हिस्से में पुलिस वालों की लाशें थीं। खैर, उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है कि वो इस गाड़ी से आराम से ट्रैक हो जाएंगे, इसीलिए वो रास्ते में उतरते हैं और एक स्कोडा कार हाईजैक करके मरीन ड्राइव की तरफ भाग जाते हैं। इधर उन आतंकियों से एक गलती हो जाती है कि वो स्कोडा कार के पैसेंजर्स को जिंदा छोड़ देते हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि पुलिस की गाड़ी में से एक पुलिस वाला जिसके कंधे पर गोली लगी थी वो अब भी जिंदा था, जो उनकी बातों को सुन रहा था। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने सब कुछ अथॉरिटीज को बता दिया और फिर स्कोडा कार के पैसेंजर्स के बताने पर भी पुलिस ने हर तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी। अब वो टेररिस्ट चारों तरफ से घिर चुके थे और जब वो स्कोडा गुरुग्राम चौपाटी चेक पोस्ट के पास में पहुंची तब पुलिस ने कार के टायर्स पर फायर किए, जिससे कि कार वहीं पर रुक गई। अंदर बैठे आतंकी इस्माइल ने तुरंत ऑटोमेटिक राइफल से पुलिस पर फायर किया और बदले में पुलिस ने भी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग इतनी खतरनाक थी कि कार के अंदर बैठे उन आतंकियों का बच पाना मुश्किल था, पर तब भी कोई भी पास जाकर कार के अंदर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच पीछे से आए सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले, जो कि उस वक्त सिर्फ एक लाठी लिए हुए थे, उन्होंने कार को चेक करने का जिम्मा संभाला और दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एक आतंकी अभी भी जिंदा है, जिसने उन पर पॉइंट ब्लैंक AK-47 से फायरिंग की। पर ओम्बले ने लाठी से राइफल को बैरल में फंसा दिया और कसाब को पकड़े रखा, जिससे बुलेट्स उनके शरीर में लगती रही, पर फिर भी उन्होंने टेररिस्ट को हाथ से छूटने नहीं दिया। दोस्तों, तुकाराम ओम्बले के इस बलिदान के कारण पीछे खड़े पुलिस वालों ने कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। और सच तो ये है कि अगर तुकाराम ओम्बले अपनी जान दांव पर न लगाते तो इंडिया की हिस्ट्री में शायद कभी कसाब जैसे टेररिस्ट का कन्फेशन और पूरी साजिश का सच सामने न आ पाता। तो इन सारे अटैक्स को मिलाकर मुंबई में लगभग 166 लोगों की जान चली गई। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इतनी बड़ी घटना को आतंकियों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अंजाम दिया था। दरअसल 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, तब से ही भारत दंगों की आग में जल रहा था और ऐसी चीज का फायदा कई टेररिस्ट ग्रुप्स ने भी उठाया और 1993 में मुंबई में एक के बाद एक 12 ब्लास्ट करवा दिए गए, जिसमें न सिर्फ 157 लोग मारे गए बल्कि 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये हमले समुद्री रास्ते से मुंबई आए RDX से हुए थे, जिसके बाद समुद्री इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और फिर कई सालों तक लगातार कोस्ट गार्ड्स अपने हेलीकॉप्टर्स और शिप से हर जगह निगरानी करते हैं। हालांकि 2003 से 2006 के बीच एक मेजर शिफ्ट आया। इस वक्त नेवी ने अपनी ऑपरेशनल प्रायोरिटीज अरेबियन सी से डीप वाटर जोन्स में शिफ्ट कर दिया, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रैटेजिक रिलाइनमेंट था, जैसा कि नेवी करती है। इधर मुंबई के 5-12 नॉटिकल माइल के जोन में पुलिसिंग का जिम्मा कोस्ट गार्ड प्लस मरीन पुलिस के पास में था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मरीन पुलिस वीक थी, बोट्स पुरानी थी, ट्रेनिंग पुअर थी। अब जबकि नेवी डीप सी एक्सरसाइजेस और डिप्लॉयमेंट्स पर फोकस कर रही थी, तब स्टेट अथॉरिटीज ने अपनी मरीन कोस्टल पुलिसिंग को स्ट्रेंथन नहीं किया, जिसके बीच के गैप को टेररिस्ट ने पकड़ लिया। आतंकियों ने देखा कि मुंबई के कोस्ट पर नाइट सर्विलांस और फिशिंग ट्रैवलर्स का चेकिंग सिस्टम वीक है और जो रडार चेन है वो इनकम्प्लीट है। साथ ही उस वक्त जो कोस्ट गार्ड थे उनका एरिया कवर भी लिमिटेड था, जिसका पूरा फायदा 2008 के अटैकर्स ने उठाया और उनका ये कॉन्फिडेंस इसी बात से बढ़ा कि मुंबई कोस्ट पर कंटिन्यूअस लेयर्ड मल्टी एजेंसी सर्विलांस इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेज और सीक्रेट एजेंसीज को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा आतंकी समूह का सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था और एक ऐसे ही मौके की तलाश में था। पहले भी उसने भारत पर हमले करवाए थे और अब वो चाहता था कि हमला इतना बड़ा हो कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में हो जाए, जिसके लिए उसने ऐसे ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो भारत पर हमला करने के लिए उसकी मदद कर सकें। इधर उसकी मुलाकात हुई दाऊद सईद गिलानी से, जो कि एक पाकिस्तानी फादर सईद सलीम गिलानी और एक अमेरिकन मदर सेरेनेला एना का बेटा था।
2000s में दाऊद गिलानी पर यूएस में ड्रग ट्रैफिकिंग का केस था और इसी पीरियड में उसने लश्कर-ए-तैयबा से ट्रेनिंग भी ली थी, जहां उसका कांटेक्ट पहले साजिद मिर जैसे हैंडलर से हुआ, फिर आइडियोलॉजिकली वो हाफिज सईद के इन्फ्लुएंस में आ ही गया। जल्दी दाऊद गिलानी ने भारत के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए, पर उसका नाम इंडिया में ट्रैवल करने के लिए सस्पिशियस लगता था, इसीलिए ऐसे में उसे क्लीन वेस्टर्न आइडेंटिटी चाहिए थी। तब उसकी मां का पुराना सरनेम कोलेमैन उसके काम आया। उसने 2006 में लीगल प्रोसेस के थ्रू अपना नाम बदलकर डेविड कोलेमैन हेडली रख लिया। अब नए यूएस पासपोर्ट के साथ वो 2006 से 2008 के बीच बार बार मुंबई आया और होटल्स, जूइश सेंटर्स और कोस्टल एरियाज की वीडियोस, फोटोज, मैप्स बनाए, वो भी बिना किसी दिक्कत के। उसके इसी अमेरिकन आइडेंटिटी ने उसे कवर दिया और इसी वजह से उसका रिकॉनेसेंस डेटा डायरेक्टली 26/11 अटैक प्लानिंग में यूज हुआ, जिसे लश्कर-ए-तैयबा की टॉप लीडरशिप हाफिज सईद, जाकी-उर-रहमान लखवी और साजिद मिर ने कोऑर्डिनेट किया। अब तलाश शुरू हुई उन लड़कों की जो कि भारत को दहलाने के लिए वहां जा सकें। लश्कर-ए-तैयबा के लोगों ने ऐसे लड़कों की तलाश की जो गरीब हों और जिनकी शादी ना हुई हो। पाकिस्तान के पंजाब, बहावलपुर, फैसलाबाद जैसे इलाकों से टोटल 24 लड़कों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, जिनमें से आगे जाकर 10 को फाइनल स्ट्राइक टीम के लिए सेलेक्ट किया गया। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल था, शारीरिक फिटनेस, अंधविश्वास और इमोशनल डिसकनेक्शन और बिना सवाल पूछे ऑर्डर्स फॉलो करने की एबिलिटी, जो कि एक्सट्रीम लेवल के ब्रेन वॉश के बाद ही आ सकती थी। फाइनल फेज में उन 10 लड़कों को अलग अलग मुंबई टारगेट्स का वीडियो ब्लूप्रिंट्स दिखाया गया जो डेविड हेडली ने बनाया था। दोस्तों, जब अजमल कसाब और उसके साथी आतंकी मुंबई में हमले को अंजाम दे रहे थे, तब मुंबई पुलिस और मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोस सबसे पहले एक्टिव हुए। मार्कोस ने भदवार पार्क के कोस्ट से लेकर कोलाबा कफ पैराडे एरिया तक रैपिड कॉम्बिंग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें शक था कि आतंकी अभी आसपास घुसे हो सकते हैं। पर होटल्स के अंदर की सिचुएशन इतनी वाइड स्प्रेड थी कि उनका रोल प्राइमरीली कंटेनमेंट तक ही सीमित रह गया। इसके बाद तुरंत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया और 27 नवंबर की सुबह उनका पहला बैच ब्लैक कैट्स स्पेशली एयरलिफ्ट होकर मुंबई पहुंचा। सबसे पहले ओबेरॉय ट्राइडेंट पर फुल स्केल फ्लशिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, जहां 2 टेररिस्ट ने 150 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेजेस बना रखा था। एनएसजी ने फ्लोर्स को सिस्टमैटिकली सिक्योर करते हुए 28 नवंबर की सुबह तक बिल्डिंग को पूरी तरह से फ्री करा लिया। एनएसजी की दूसरी टीम ने नरीमन हाउस को टारगेट किया, जहां आतंकी इजराइल और यूएस हॉस्टेज को पकड़े हुए थे। एनएसजी ने हेलीकॉप्टर की मदद से रूफटॉप असॉल्ट और कंट्रोल डेमोलिशन का इस्तेमाल करते हुए 28 नवंबर की शाम तक नरीमन हाउस को कैप्चर कर लिया। सबसे लंबा, थकाने वाला और खतरनाक ऑपरेशन ताज होटल में चला। एनएसजी ने डोम एरिया, हेरिटेज विंग, कॉरिडोर और किचन्स में 1-1 इंच कॉम्बिंग करते हुए मल्टीपल आईडीज को डिफ्यूज किया। ताज का ऑपरेशन 60 घंटे से ज्यादा चला और इसके पीछे की वजह मीडिया थी, क्योंकि वो एनएसजी के मूवमेंट्स को लाइव दिखा रही थी, जिससे पाकिस्तान से हैंडलर्स आतंकियों को बता रहे थे कैसे क्या ऑपरेट करना है। बारूद, फायर, हॉस्टेजेस और होटल के पेचीदा आर्किटेक्चर के चलते कमांडोज को बिल्डिंग को क्लियर करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पर आखिर में 29 नवंबर की सुबह 7 बजे के आसपास एनएसजी ने लास्ट टेररिस्ट को भी मार गिराया और जिसके साथ ही ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो ऑफिशियली समाप्त हुआ और मुंबई को 3 दिन के अंधेरे से आजादी मिल पाई। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।